ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस में ये एक स्टोरी लगी हुई है। इसमें उल्लेख किया गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 उसमें जो बदलाव हैं वो क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी और इनके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। जिस तरह सिलोज की स्टोरी हमारे चैनल ने ग्राउंड रिपोर्ट के साथ दिखाई है, जब 3 काले कानून बनाए जा रहे थे उसकी पृष्ठभूमि में कैसे वो सीएलयू स्कैम हुआ, कैसे रातों रात उनको कोलैबोरेट करके पीपीपी मॉडल के तहत फाइनेंस किया गया। इसी तरह से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इस देश में ये हमारी समझ से परे की बात है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो लगाया गया था कमोडिटी एक्ट, अब क्या जो मानव जाति है क्या खाने के अलावा कोई अलग कोई खोज हो गई क्या प्लास्टिक या कोई और चीज़ खाने की आविष्कार विज्ञान ने कर लिए जो हमें खाद्यान्न की हमारी भूख आगे हमारी आवश्यक वस्तुओं में नहीं रही। पता नहीं किन बाजारी ताकतों के तहत हमारे प्रधान सेवक ने नमस्तक कर दिया और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो गेहूं, चावल, जो वस्तुएं थी, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 था, उसमें जो हमारे लाभान्वित वर्ग थे, ये भी उसी पृष्ठभूमि में नीति आयोग की एक फ़ाइल चली हुई थी। नीति आयोग के प्रोफेसर, इसमें रमेश चंद्रा की ये स्टेटमेंट है। इन्होंने जो हमारे 84 करोड़ के करीब इसमें अंत्योदय और जिसमें 2 रुपये 3 किलो और जो सब्सिडी मिलती थी पीडीएस में, जो भाई राशन या जो भूमिहीन थे या गरीबी रेखा से नीचे थे या अंत्योदय योजना में थे, उनको दोबारा से उनकी डेफिनेशन को रिवाइज़ किया जा रहा है और उस डाटे को कम करके फ़िल्टर करके ये इसमें बोला जा रहा है कि 78 करोड़ रुपए का हम सीधा इसमें इसको लाभ पहुंचाएंगे। और जिस तरह से आज के अगर वर्तमान हालात में देखा जाए तो 14,800 करोड़ रुपए 2020 की जो आबादी की जनगणना है उसके हिसाब से इसमें सब्सिडी रखनी थी, लेकिन जिस तरह से इसके दोबारा से क्लासिफाई करके इसकी सिफारिशें आगे भेज दी गई हैं और ये बदलाव है सब सेक्शन 3 ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड। तो ये जो बदलाव इस एक्ट में किया जा रहा है इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि अब जो लाभान्वित हैं उनकी संख्या कम की जाएगी, उनको 2 रुपये 3 किलो राशन से निकाल के कैश सब्सिडी की तरफ जो सरकार की योजनाएं हैं, जो WTO का और वर्ल्ड बैंक का एक तगाजा रहता है कि आप ये अनाज की सब्सिडी देना बंद कीजिए और उसको MSP के दर पे ये सब्सिडाइज करके, और इससे बीच से निकलना चाहती है पीडीएस सिस्टम से भी सरकार। और ये फाइल चली हुई है 3 साल पहले तक। 3 साल के बाद इसमें नीतिगत फैसले लेने होते हैं। तो अब जो इन्होंने इस पर सेंसर लगाया है, छलनी लगाई है, तो लाभान्वित में कम से कम 12 करोड़ आदमियों को इसमें छटनी कर दिया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके इस पीडीएस को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जाएगा और ये इतनी मात्रा में रह जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको जो 3 रुपये 2 किलो रुपए में चावल गेहूं मिलता था वो लाभान्वित होके वो बिल्कुल पैक होके और निम्न मात्रा में आ गए हैं। तो ये था सरकार का एक तरह से साजिश। और जिस तरह से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें 132 करोड़ आबादी के 3 साल के लिए जिनके भंडारण की व्यवस्था थी उस होल्डिंग को भी हटाया गया और जो महंगाई का इसमें 100% महंगाई यानी कि डबल, जब तक खाद्यान्न की कीमत नहीं होती तब तक आप इसमें कोई भी इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते, चाहे प्रधानमंत्री कोई आगे बढ़े या सरकारें बदलें। कानूनी रूप से महंगाई 100% यानी कि डबल तक आपका इंटरफेयर नहीं होगा। और उसमें जैसे GST है, ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि 110% चीज़ें महंगी होंगी ही होंगी। तो हम बार बार कहते हैं ये किसानों का आंदोलन ना हो के ये पीडीएस पे डिपेंड उन लोगों के और उन गरीबों के, शहरी उपभोक्ताओं के, उनके भी पेट कटने वाले हैं। किसान तो अपने घर से उपजाए जो खाद्यान्न है वो 33% जो देश में खाद्यान्न सब्जी वगैरह है उसका उपभोक्ता भी है।
तो वो तो खाद्यान्न पे उसकी कुछ सी चीज़ें पेरिसेबल सब्जियां वगैरह कम हो जाएंगी, लेकिन वो अपना चटनी रोटी खा के अपना जीवन यापन कर लेगा। लेकिन जो शहर में जो आटे की थैली पे डिपेंड है, जो दालें भी पैकिंग की खाता है, जो दूध और मट्ठे भी जिनको पैकिंग में लेके यूज़ करता है, उसकी रसोई का खर्चा जब 3 गुना बढ़ के उस पर चोट करेगा तो आमदनी घटती जा रही है। और जो आज फाइनेंस मॉडल जो इंडिया में लागू है वो वेल्थ ओरिएंटेड है। 95 देश फॉलो करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के फार्मूले को, लेकिन ये पहली बार देख रहा है आपने कि तेल की कीमतों का एक सबसे बड़ा इसमें एग्जाम्पल है कि जब भी देश को एक्स्ट्रा रिसोर्स की ज़रूरत पड़े तो जनता का तेल निकाल लीजिए, और ये जो पेट्रोल पंप ये उगाही केंद्र बन गए, यही बिजली पे सिस्टम हो जाएगा। दिल्ली की दरें यानी कि 132 करोड़ की आबादी को प्रत्येक व्यक्ति से टैक्स कैसे लिया जाए, इस मॉडल पे ये व्यवस्था चल रही है। तो निश्चित तौर पे इसमें जो सोवरेनिटी है, जो समाजवाद का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिद्धांत है कि वेलफेयर स्टेट है, हम उसकी तरफ से निकल के हम जो वेल्थ ओरिएंटेड मॉडल पे काम कर रहे हैं कि प्रत्येक नागरिक चाहे वो 2000 कमाता है या वो 2 लाख रुपए कमाता है, उसको टैक्सेशन से या उससे कैसे वसूली की जाए। तो ये जो बदलाव है पीडीएस सिस्टम में, जो बड़ा बदलाव ये किया जा रहा है, ये बदलाव भी उसी सीलोज की तरह था, उसी पुरानी फाइल की तरह था जो मैच्योर होके आई है, जिसमें हाउस होल्ड और बेनिफिशियरी की डेफिनेशन के साथ आपकी संख्या कम की जा रही है। अब भी यदि आप नहीं जागे तो ये जब आप पे भूखमरी आएगी, तो जब आप सड़कों पे आओगे तो जो पंजाब हरियाणा का जो किसान इस आंदोलन का अग्रणी होके अपनी मांगों के लिए इतना संघर्ष कर रहा है, तो आप कैसे तय कर पाओगे कि खाली जिसको 2 जून की रोटी नहीं मिलती वो आंदोलन करके लोकतंत्र की परिभाषाओं में अपना स्थान या अपना राय रखने की या अपनी असहमति का या अपने हकों के लिए कैसा खड़ा होगा। तो ये आपके विश्लेषण की चीज़ है। आप देखिए, हम बार बार कहते थे पीडीएस सिस्टम पे चोट होगी, और ये चोट की शुरुआत हो चुकी है। तो इसमें जुटिए। इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा भूमिका कृषि आश्रित मज़दूरों की, जो मज़दूर शहरी वर्ग के या जिनकी आय 10 से 15 हज़ार है, उन पे बहुत बड़ी चोट पड़ने वाली है। और जो आप कहते हैं कि छोटा किसान और बड़ा किसान, देश में 86% छोटा किसान है और 56% बटाईदार किसान है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बटाईदार किसानों के लिए कोई स्पेशल कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर को आपने, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इग्नोर किया है। बहुत कुछ काला है। हम अपनी अगली सीरीज़ में और एक काले धब्बे के साथ, इसका विश्लेषण के साथ प्रस्तुत होंगे। इस चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय किसान।